जैसे सर्कस में कोई जोकर होता है ना, अलग अलग कपड़े पहन के, अलग अलग लिबास पहन के सामने पेश होता है, अंदर की बात नहीं पता होती क्या है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में सर्कस किया जा रहा है, कभी कट ऑफ लाके, कभी एंट्रेंस लाके, कभी अगर स्टीफन की बात की जाए उसमें कट ऑफ के बाद भी इंटरव्यू लिया जाता है 15%, जिसका अखबारों में भी न्यूज़ आया कि हाई कोर्ट से उसको खारिज कर दिया गया। यही यूनिवर्सिटी में कई सालों से हो रहा है। कभी कट ऑफ के नाम से हाई कट ऑफ लाई जाती है, 100% लाती है, 99% लाते हैं, 98% लाते हैं, जिसमें सीट फुल हो जाती है। अब नए तरीके से उस जोकर को कपड़े पहना दिए हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है, फिर आपको दाखिला लेना है। दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। मामला यह है कि छात्र विरोधी नीतियाँ हैं। सरकारी स्कूल से आने वाले जो बच्चे हैं उनको कॉलेजों में दाखिला ना ले पाएँ, इसीलिए ऐसी नीतियाँ लाई जा रही है। कट ऑफ में भी वो पार करके नहीं आ पाते, क्योंकि सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए बहुत दुरुस्त हालत है। क्योंकि दुरुस्त हालत इसलिए हम जांच पड़ताल करेंगे कि मंत्री हो या सरकारी स्कूल को अच्छा बताने वाला कोई भी मंत्री हो, वो कहेगा बहुत अच्छा है, लेकिन वो खुद ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। खुद बच्चों को पढ़ाओ, तब हम हैप्पीनेस क्लास में खुद भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तब विश्वास हो जाएगा कि हाँ बहुत अच्छी क्लास हो गई। सरकार चलाने वाले का नेता जो होता है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में भेज रहा है, इसी से साफ नज़र आ रहा है कि सरकारी स्कूल उतने बराबर नहीं हुए जितने प्राइवेट स्कूल में बेहतर शिक्षा मिल रही है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल की बात करी, छोटे गली मोहल्ले के कुकुर मुत्ता की तरह जो उग जाते हैं, उन स्कूलों की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें लाखों फीस जाती है एक महीने की। 12 खम्बा पब्लिक स्कूल और भी बड़े बड़े पब्लिक स्कूल होते हैं जिसमें कि वही बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स के पास एक महीने का लाख जो हमारे पापा की इनकम नहीं होती। किसी मज़दूर के परिवार में अगर 4 लोग मज़दूरी कर रहे हैं, फिर भी 40 से 50 हज़ार नहीं एक महीने में इकट्ठा कर पाएंगे। उसमें खर्चा भी होगा, घर का किराया भी होगा, बिजली का बिल भी होगा, पानी का बिल भी होगा, राशन पानी भी होगा। बीमार हो गए तो उसका खर्चा अलग से। उसके बावजूद भी लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। किसी के परिवार वाले लाख रुपए अपने बच्चे को बस फीस दे रहे हैं, उसके बाद उसके लिए कमरा होगा, एसी होगा, गर्मियों में सर्दियों में हीटर होगा, वाईफाई होगा, लैपटॉप होगा, इंटरनेट, सब कुछ सुविधा होगी। इन दोनों में अगर देखा जाए बहुत बड़ी दोहरी शिक्षा नीति दिखाई देती है कि पैसों वाला का बच्चा ही बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ने के बाद 80-90% लाने के बाद 100% कट ऑफ आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों के नंबर आते हैं। और वो बच्चे कौन है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं, अच्छे पैसा दे के, उसके बाद भी इंस्टीट्यूट में अच्छे फीस दे करके अच्छी स्किल लेकर के पास करते हैं, वो जाके यहाँ पे दाखिला लेते हैं। पहले कट ऑफ में ले लेते थे, अब बात बदल गई है एंट्रेंस की। एंट्रेंस का जब ये CU सेट की बात ही चल रही थी आने की, न्यू शिक्षा नीति, पहले कोचिंग सेंटर में खुल गया था कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत कंपटीशन में पिछड़ जाओगे, लाखों फीस दो, आपका पास कर दिया जाएगा। लाखों फीस देने वाला सीधी बात है वही बच्चा होगा जिसके पेरेंट्स के पास लाखों फीस देने की औकात होगी। गरीब मजदूर जो फैक्ट्री में काम करने वाले, उसके पास तो पूरे साल में भी वो अपना लाख इकट्ठा कर ले अपने घर की व्यवस्था देख के, तब भी नहीं हो पाएगा। दोहरी शिक्षा इसी चीज़ से दिखाई देती है कि सरकारी स्कूल की भी बात की जाए, यहाँ पे दाखिला नहीं ले पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के विरोध में क्रांतिकारी युवा संगठन आज कल कट ऑफ एंट्रेंस के बाद जो मेरिट निकली है उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी शिक्षा विरोधी नीतियाँ लागू जिस तरीके से हो गई उसको बढ़ावा दे रही है सरकार, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सभी समान शिक्षा ले लेंगे तो आगे जाके नौकरी मांगेंगे। अगर SOL में कौन जाएगा? रेगुलर से छट के SOL में कौन जाएगा? गरीब बच्चा, मजदूर का बच्चा। तो उनको सस्ते दामों पे मजदूर चाहिए, इसीलिए उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो ये सीधी चीज़ सबको समझनी पड़ेगी, तभी एक बड़े आंदोलन की ओर हमारे देश में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि आज भी हम 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, गर्व से कहने वाले कह सकते हैं, क्योंकि उनके हो सकता है वो कह दे हमारे नौकरी भी है, हमारा घर भी है, हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो वो कह सकते हैं। लेकिन आज भी ऐसे इलाकों में से बच्चियां 8वीं 9वीं के बाद जो स्कूल छोड़ती हैं, एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में शौचालय ना होने के बाद में 9वीं क्लास में कोई लड़कियां स्कूल छोड़ रही है, तो इसका मतलब समझना चाहिए सरकार को कि स्कूलों की हालत कैसी है। फिर शिक्षा व्यवस्था तो दूर की बात है, पानी नहीं होता है, शौचालय नहीं होता है, और वहीं की प्रिंसिपल अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाती, उसी स्कूल में, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये शिक्षा मंत्री को भी समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े लाखों रुपए शिक्षा को अच्छा बताने के लिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर पे होर्डिंग जो लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पैम्पलेट लगाए जाते हैं, बांटे जाते हैं गली मोहल्ले में, वो पैसा अगर शिक्षा में ही लगा दिया जाए तो हो सकता है लोग अपने आप ही प्रचार करने लग जाए कि हाँ बहुत बेहतर हो गया, हमारा बच्चा कॉलेज पहुँच गया, कॉलेज के बाद नौकरी मिल गई है। फिर UP जैसे चपरासी की नौकरी में PhD वाला नहीं भरेगा फॉर्म, उसको अगर नौकरी मिलेगी
इस तरीके की बात को अगर देखा जाए शिक्षा व्यवस्था पहले से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो है गरीब है, वंचित है, शोषित हैं, और जिन लोगों के पास विशेष अधिकार हैं, क्या उनके बीच की खाई को और बड़ा करने का काम कर रहा है ये कदम सरकार? ये तो पहले से ही चल रहा है और अब तो और ज़्यादा बड़ी खाई होती जा रही है। इस खाई को ही भरने के लिए पूरे देश के जो तमाम वंचित परिवारों से आने वाले छात्र हैं या जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाने की उम्मीद से दिख रहे हैं, उन सबको एक बड़ा ऐलान लेकर के, बड़ा आंदोलन लेकर के ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और अपने सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति में नहीं पहुंच पाएगी। सीधी सी बात है, कम पढ़े लिखे, बिल्कुल दिमाग ना रहे ऐसे मजदूर बनाना चाहती है जो सवाल जवाब ना करे। जो सवाल जवाब करेगा वो अगर सच्चाई तक पहुंचेगा, पढ़ाई करेगा, किताबों में ज्ञानों को ढूंढेगा। इसी यूनिवर्सिटी में बड़ा ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है, सम्मान और समान बातों को बार बार हर वर्ष इधर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है छात्रों को, लेकिन करना और कहने में बहुत अंतर दिखाई देता है। राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। देखिए, ये तो होता ही रहता है, मैं आज पहली नहीं हूँ। इतिहास में कई लोगों ने शिक्षा हो या समान अधिकारों की बात हो कहते हुए ये ठप्पा लगा ही होगा कि आप ऐसा कह रहे हैं तो आप पक्ष में नहीं, आप विरोध में। लेकिन ये झूठी बातें नहीं है, ये सच्ची बातें हैं और ये बातें समझ आती है। भगत सिंह भी ये कहा करते थे कि तमाम नौजवानों को अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारे देश की पूरी व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, अगर सावित्रीबाई फुले की बात की जाए, उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए इतना लंबा संघर्ष किया था तब 80 के दशक में, जब उनके ऊपर गोबर और पत्थर मारे जाते थे। और हो सकता है उन्हीं की बदौलत आज मैं पढ़ के यहाँ पे खड़े होकर बोल पा रही हूँ, इतनी चीज़ों को समझ पा रही हूँ। नहीं तो मैं भी शायद किसी घर में चूल्हे चौके में ही दबी कुचली रह जाती। जैसे कि आज भी गांव देहातों के ऐसे कई इलाकों में महिलाएं 8वीं तक नहीं कर पा रही हैं। मेरे गांव की भी लड़कियां 6ठी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्यों? क्योंकि स्कूलों की दूरी होने के कारण, कई किलोमीटर दूर होने के कारण स्कूल बनाए गए हैं और वहाँ लड़कियों की सेफ्टी ना होने के कारण, लड़कियों के लिए सुविधाएँ ना होने के कारण स्कूल जाना बंद करा देते हैं। मैम, तो थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड बताएं कि किस जो है बैकग्राउंड से जो छात्र जो आते हैं और जो अब यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाते थे अब नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 2020 जो 2020 में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत CUET जो आया था, जिसका लगातार जून के महीने में भी कई महीने प्रोटेस्ट किया, क्रांतिकारी युवा संगठन ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। लेकिन इसके पहले भी कट ऑफ की अगर बात की जाए 100% कट ऑफ निकलती थी, जिसमें भी इसका लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन ने विरोध किया था। 100% किसके आते हैं, ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है कि 100% नंबर किसके आते हैं। अगर हम स्कूली व्यवस्था की बात की जाए, एक तरफ सरकारी स्कूल है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है। 100% आने वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिसके पास पहले तो बड़े प्राइवेट स्कूल है, जिसके पास औकात है लाख रुपए एक महीने की देने की, जहाँ पे एक मजदूर के 4 सदस्य अगर नौकरी कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार वाले इकट्ठा भी करें ना एक महीने में लाख रुपए नहीं इकट्ठे कर सकते। किराया ही 5,000 3,000 हो जाता है, बिजली हो जाता है, पानी हो जाता है, कोई बीमार हो गया, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी ऐसी है कि उसके पूरे घर की जमा पूंजी ख़त्म कर देती है। अगर उन दोनों परिवारों की तुलना की जाए, पहली बात तो पानी भी ऐसा नहीं पहुंच पा रहा है, वो 2-2 घंटा लाइन में, बच्चा पानी की लाइन में लग रहा है। बलजीत नगर दिल्ली के इलाकों में और ऐसे कई राज्य हैं हमारे देश में, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, दिल्ली जैसे राजधानी में देखा जाए, बलजीत नगर में 2-2 घंटा 3-3 घंटा बच्चियाँ और बच्चे स्कूल को छोड़ करके पानी भर रहे हैं, क्योंकि पहली नीड उन्हें पानी लग रही है पीने की। और मंगल ग्रह पर हमारा देश पहुंचने के लिए बहुत वाहवाही करता है, बहुत अच्छे बातें करता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में पानी नहीं पहुंच रहा है तो हम इस पर गर्व नहीं कर सकते हैं। उसी चीज़ में अगर देखा जाए, एक बच्चा पानी भर रहा है स्कूल छोड़ करके, एक बच्चा अच्छे से कमरे में, AC है, गर्मी में, ठंडियों में हीटर है, वाईफाई है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, सब चीज़ों की सुविधा, अलग से अच्छा स्कूल है जिसमें लाखों की फीस दे रहे हैं, अलग से एक कोचिंग है और होम ट्यूशन भी है, और एक गिलास पानी उठाने को उनको मौका नहीं मिलता है। घर में मेड है, साफ़ सफाई का काम करते हैं। उन दोनों में देखा जाए कितना भी नहीं पड़ेगा तो भी 100% नंबर ले आए। उधर वो मेहनत कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, बोरा भर के छोटे छोटे कामों में कई घंटे लगा देती हैं लड़कियां गांव में। अगर आप जाओ सर्वे करो, पता चलेगा उसमें सिर्फ 70 रुपये मिलता है पूरे दिन की मेहनत में, 70 रुपये एक दिन का। हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही है मजदूरों को, जो कि बढ़नी चाहिए, कई सालों से बढ़नी चाहिए। आज त्रासदी ऐसी कि न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, फिर भी कि चलो 70 रुपये में 2 बार की सब्जी तो खरीद लेगा इंसान, कुछ तो भूखे पेट मरने से अच्छा खा लेगा। उस बच्चे की बात की जाए,
कितनी भी मेहनत कर ले, पानी भी भरने के लिए मजदूरी मेहनत करेगा, 2 घंटा लाइन लड़ाई भी करेगा आपस में, और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे कंटेनर को उठा उठा के ले जाएगा, फिर वहाँ पे इंतज़ार करेगा टैंकर कब आएगा। गर्मी में भी बच्चे नहा नहीं पाते हैं वहाँ पे, 3-3 दिन पानी जमा करके रखना पड़ता है कि पीने के लिए चाहिए, बर्तन तक नहीं धुलते वहाँ के बच्चों का ये, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये ख्वाबी पुलाव लगते हैं, सरकार को नहीं पड़ता, लेकिन ये हकीकत है यहाँ की। उन दोनों बच्चों की तुलना की जाए और वहाँ वो सरकारी स्कूल में पहुँच भी गया जैसे तैसे, वहाँ के स्कूलों की हालत देखी जाए, ना तो शौचालय ढंग के होते हैं, वहाँ पे लड़कियों को मजबूरन 8वीं 9वीं में स्कूल छोड़ना पड़ता है। अच्छे से नंबर आ जाएगा, एक अच्छे स्कूल के माहौल में बच्चा पढ़ रहा है, होम ट्यूशन है, जिसके पास अच्छे पैसे 100% लाना उनके लिए कोई कठिन नहीं है और वो दाखिला ले लेंगे। इसका भी कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं उनका पहला हक बनता है सरकारी कॉलेजों में। हमारी डिमांड भी है कि 20% डेप्रीवेशन पॉइंट देना होगा उन बच्चों को जो सरकारी स्कूल आते हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं, जो वंचित परिवारों से आते हैं, जिनको सरकार कहती है कि हम लोगों ने बहुत नाम कर दिया है, हमने SC को भी इतना कोटा दे दिया, OBC को भी इतना कोटा दे दिया, दलित को भी दे दिया है या गरीबों को भी दे दिया। कोटा हट भी सकता है, कोटा लग भी सकता है, या तो समान शिक्षा कर दो, 12वीं में जितने बच्चे पास हो रहे हैं सबको दाखिला दे दो, ना कोटा चलेगा और दाखिला भी हो जाएगा। दोनों का इलाज है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। चंद कोटे के नाम पे इतना वाह वाह करती है, इतना नाम करती है कि हमने इतने बच्चों को दाखिला दे दिया। SC में भी कोई अमीर SC दाखिला ले पाएगा, SC के गरीब बहुसंख्यक बच्चे कहाँ जाएंगे? या हिंदू मुसलमानों में भी देखा जाए, हिंदू भी नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है फैक्ट्री में, मुसलमान भी नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है फैक्ट्री में। उन दोनों बच्चों की बात की जाए, उन दोनों के बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अलग अलग इलाकों की बात करूँ तो दिल्ली जैसे देशों की बात करूँ जहाँ पे शौचालय नहीं। मैम, संविधान भी राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, सबको बराबरी का मौका, तो क्या ये कदम जो है संविधान विरोधी भी एक तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बच्चों को? देखिए, संविधान में जिस तरीके से लिखा भी गया है, बातें होती हैं, वो हमें ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखाई देती। अगर उसी को मान के भी चल लिया जाए तो वो ज़मीनी स्तर पे हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर संविधान में ये भी लिखा है कि कोई आदमी गटर में नहीं उतरता। दलित गटर में 200 रुपये, सिर्फ दलित नहीं, जो मजबूर इंसान है, जो गरीब है, वो अपनी गरीबी को हटाने के लिए सिर्फ 200 रुपये के लिए अपनी उसके लिए भी। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में आप खड़े और मैं खड़ी हूँ, और यहीं पे कम से कम 100 मीटर की दूरी पे गोयर हॉल में अभी 2019 की बात कर रही हूँ, 20 में ही 19-20 की बात है, एक आदमी पूरा नग्न शरीर लेकर के गटर में उतरा हुआ है, पूरा कीचड़ लगा हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ पे यही कानून का बिल्डिंग है, जहाँ पे ये कानून पढ़ाया भी जाता होगा। और वहीं पर गटर में उतरने के बाद ऐसे कई, हम जितनी देर खड़े होकर बात करें, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए होंगे, उनको कोई शहीदी का उपाधि तक नहीं देता है। उन दलित जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो वंचित परिवारों से आते हैं, कानून है कहीं मैला ढोने की प्रक्रिया जो कि लगातार चल रही है में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, फिर 2013 में भी जो उसमें रिवीजन किया गया, लेकिन अभी भी मौजूद है। हम कई बार प्रोटेस्ट किए हैं, जंतर मंतर पे यहाँ पे करे हैं, सफाई कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, उनसे कौन पूछने आ रहा है? अमृत महोत्सव बनाने के लिए घर घर झंडा पहुँचा दिया, घर घर नौकरियाँ पहुँचाते, तब तो मानते ना कि उनके परिवारों की भी हालत सुधर सकती है, उनके परिवारों के भी मजबूर कोई इंसान गटर में नहीं उतरेगा। मशीनों का निर्माण 200 साल पहले भारत में हो चुका है। क्यों? क्योंकि सस्ती लगती है गरीबों की मौत, सस्ती लगती है, उनकी जान उनको सस्ती लगती है, 200 रुपये में उतार देते हैं और बिना किसी दर्द से, मतलब बेदर्दी से उनको मार दिया जाता है। ये मौत होती है लगातार। दीपोत्सव के कार्यक्रम कर रही है, पता नहीं कितने करोड़ों दीप जलाने में ख़त्म कर दे रही है, विश्वगुरु भारत बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत है जिसको कोई देखिए, दीप जला के उजाला करने में एक तरफ हम कह सकते हैं बहुत उजाला है, लेकिन उस उजाले की उपमा से अगर देखी जाए, इस उजाले के पीछे किसी का अंधेरा भी छुपा हुआ है। वो दीप भी कोई जला रहा है, अंधेरा मतलब उस तरीके को कह रही हूँ, एकदम डार्क अंधेरा उस तौर पे है कि हम कैसे कहें कि आज़ाद भी हैं और दीप भी जला रहे हैं। मेरा मकसद इसके पीछे है मैम, जब दीप जलाने के पीछे और अन्य कार्यक्रमों में सरकार इतने पैसे खर्च कर सकती है, तो जो कि एक अमानवीय काम हो रहा है, हाथ से मैला ढोने की प्रथा, शिविर में जो है कोई व्यक्ति उतर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, अमानवीय है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गंदगी जिसको देखकर हम दूर भागते हैं, उसमें उतर रहा है, और वो आज भी भारत में हो रहा है। ये शर्म की बात आज भी हो रहा है। और हर आंकड़ा अगर देखा जाए, हर दिन में, एक दिन की बात कर रही हूँ, भारत में 200 लोग गटर में उतर के मरते हैं, ये आंकड़ा है। और इसमें वो आंकड़े हैं ये जो दर्ज हो जाते हैं, ऐसे आंकड़े जो ठेकेदार, जो कि ठेके में जानबूझ के काम कराया जाता है, पक्की नौकरियां नहीं दी जाती है। विश्वविद्यालयों में भी अगर सफाई कर्मचारियों के यहाँ दायरे में भी पूछ लो ना, पक्की नौकरियां नहीं है। उन लोगों के बच्चे यहाँ कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन
हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो वीसी अंदर बैठे हुए हैं उनको कोई चिंता नहीं है, वो कह सकते हैं हम दिया जलाएंगे हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम आज़ाद देश में हैं, क्योंकि उनकी आज़ादी उनको नज़र आ रही है, उनके बच्चे आराम से पढ़ लेंगे, नौकरी ले लेंगे अच्छे से, सातों पुस्तोनियों के लिए पैसा है। लेकिन यहाँ पे दर दर एक एक दिन कमाई के बाद एक एक दिन जो खर्च होता है, गार्ड जो इस यूनिवर्सिटी की रक्षा करते हैं, सफाई करने वाले जो सफाई कर्मचारी इसको चमचमा के इसको साफ़ सुथरा करते हैं, उन्हीं के लिए। अगर यहीं पे यूनिवर्सिटी में जो गटर साफ़ होता है, कोई मज़दूर या कोई आदमी तो करता ही होगा ना, अगर वो बंद कर दे तो यहाँ यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं बैठ पाएंगे। वो इस चीज़ को कहते हैं मैम, वो तो दलित है, उसके वो क्या, वो आदमी थोड़ी है। ये कई बार इन्होंने इतना वेग आंसर दिया है, इस सवाल का जवाब ऐसा दिया है कि ये तो वो नहीं है, रोज़ तो पढ़ाने, जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जब पक्की नौकरी हो सकती है, रोज़ रोज़ पढ़ाने आ रहे हैं, रोज़ का काम उन्होंने बोल दिया है कि रोज़ आ रहे हैं तो रोज़ पक्की नौकरी दे सकते हैं। रोज़ गटर साफ़ होता है, रोज़ उनके लैटरिन साफ़ करते हैं, रोज़ उसको साफ़ करते हैं, ये क्यों नहीं पक्की नौकरी मानी जाती है? पहली बात तो उनको गरीब दलित मान के उनको ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनके हालातों पे उनको सुधारने के लिए बहुत मतलब शर्मसार करने वाली ऐसी बात है। आज इस बात को हम कैसे कह सकते हैं, और इस चीज़ को सोचने में हमें बहुत दुख होता है कि पक्की नौकरी होने पर उनके एक एक दिन में ही अगर कोई मौत का शिकार हो गया, ठेकेदारों में ऐसे पूरी कानों खबर पहुंच जाएगी, सारे रजिस्टर गायब कर दिए जाते हैं, सारे आईडी गायब कर दिए जाते हैं, उस आदमी की पूरी ड्रेस गायब कर दी जाती है कि हमारा यहाँ का आदमी नहीं है। इतनी फीलिंग ख़त्म हो गई है कि 4 साल से वो कम से कम कुछ तो दोस्ती होगी कि उसने आपको कुछ दिया है, इतनी मेहनत की है, और उसको कह देते वो अनजान आदमी, हम नहीं जानते कौन मरा है। कोई महत्व ही नहीं रह गया इंसान का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।